अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आगे। मैं नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की मैं बात कर रहा था। तो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स जो है वो हम देखते हैं डिफरेंट ड्रग्स का थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंदर। तो इसमें डाइजॉक्सिन हमारे पास है, वैनकोमाइसिन है, लिथियम है, और उसके अलावा काफ़ी सारी और ड्रग्स भी हमारे पास हैं। तो डिटेल्स इनकी इंशाल्लाह हम आगे हम पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये एक इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि व्हाट इज़ बेसिकली टीडीएम। टीडीएम है क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्यों जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, और क्या पाकिस्तान के अंदर हमारे जो क्लिनिकल सेटअप्स हैं, हमारे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनमें ये प्रैक्टिस हो रही है, क्या ये चीज़ चल रही है। और उसके अलावा ये कि बाहर के मुल्कों में, यानी कि अगर हम बात करें एडवांस कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर इस चीज़ को क्या इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि मल्टीपल ड्रग थेरेपी, ड्रग इंटरेक्शन। मैंने पहले बात कर दी कि ड्रग इंटरेक्शन को भी देखा जाता है, फूड ड्रग इंटरेक्शन को भी देखा जाता है। और उसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि डाउटफुल पेशेंट कंप्लायंस होती है। मतलब कुछ पेशेंट जो है ना बड़ा फर्स्ट क्रिएट करते हैं, तो वो मेडिसिन लेते नहीं हैं, टाइम पे नहीं लेते, डोज स्किप कर जाते हैं, या बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हमारे पास इंटरवेंशंस होती हैं, उसको फॉलो नहीं करते। तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारे पास जो एफिकेसी के इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और मतलब उसको मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव आउटकम्स वो नहीं होते। अच्छा, अब ये होता है कि टीडीएम प्रोसेस होता कैसे है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि टीडीएम प्रोसेस के लिए हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले तो डिसीजन टू रिक्वेस्ट करते हैं, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं बेसिकली अथॉरिटीज़ को, वार्ड के अपने जो हमारे जो इंचार्ज होते हैं, सीनियर इंचार्ज होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, उनको बताते हैं कि जी इस पेशेंट की जो है ना हमें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इसको नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स जा रही हैं, उसके अलावा इस पेशेंट जो है बहुत कंप्रोमाइज्ड हालत में है। इस तरह से जो है वो सारी चीज़ होती है। फिर जब हमें इजाज़त मिलेगी तो हम ये देखते हैं, नंबर वन इज़ कि भाई हमारे पास कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, पेशेंट को कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। नंबर टू, लैक ऑफ रिस्पांस, पेशेंट रिस्पांस कितना दे रहा है। पेशेंट अगर रिस्पांस कम दे रहा है, रिस्पांस इन द सेंस कि भी वो आप उससे डोज दे रहे हैं, डोज के बाद उसका रिस्पांस कैसा आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, आप उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किस तरह का वो रिस्पांस दे रहा है। क्योंकि अगर तो वो आपके साथ नहीं सही तरीके से चल रहा, अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली ही शी इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, तभी वो आपको रिस्पांस नहीं दे रहे। तो अगर अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि जी मैं बेहतर फील कर रहा हूँ या मैं बेहतर फील कर रही हूँ, जो भी है जिस तरह से वो हमारे पास न दे। उसके बाद असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस की बात आती है। असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस ये है कि पेशेंट अगर ठीक हो रहा है तो जी इट इज़ गुड, नहीं ठीक हो रहा तो डेफिनेटली विल हैव टू डू समथिंग। हमें देखना पड़ेगा कि उसके लैब रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, उसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस तो नहीं आ रहे, और क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। असेस थेरेपी आफ्टर रेजिमेंट चेंज, यानी कि रेजिमेंट चेंज तब की जाती है। ये जो पॉइंट है असेस थेरेपी आफ्टर रेजिमेंट चेंज, इसमें ये होता है कि लाइक हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की बात करते हैं। अगर एक पेशेंट लेट्स सपोज वार्ड में आया, ठीक है, एम्पिरिकल थेरेपी उसको इनिशिएट करा दी गई। जब एम्पिरिकल थेरेपी उसको इनिशिएट करा दी गई तो साथ ही में कल्चर उसका भिजवा दिया गया। अब लेट सपोज अगर इनिशियल जो थेरेपी, जो एम्पिरिकल थेरेपी है, वो हमने कोई भी उसे पेनिसिलिन हमने लगा दी, कोई भी स्फेरोस्पोरिन लगा दी लेट से, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया तो पता चला जी कि वो तो जी वैनकोमाइसिन उसको लगेगी। अब जब वैनकोमाइसिन लगेगी तो डेफिनेटली हमें टीडीएम करना पड़ेगा, बिकॉज वैनकोमाइसिन नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग है। तो अब ये हमने देखना है कि अब चूंकि अब हम ड्रग चेंज करने जा रहे हैं तो वैनकोमाइसिन का क्या बाकी ड्रग्स के साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ये इसमें हम देखते हैं इस पॉइंट में। क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन नीडेड, कि ज़्यादा तो नहीं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमने करनी। पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है। पेशेंट डेमोग्राफिक्स, मतलब पेशेंट डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, डिजीज़ क्या है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। टाइम ऑफ सैंपल विड्रॉल है, कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल है, लेबोरेटरी मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेशेंट डेमोग्राफिक्स में आप देख लें वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। इसमें जो तीसरा पॉइंट है प्रेसिपिटेशन फैक्टर, एटियोलॉजी, अदर इलनेस, वही चीज़ें हैं कि इलनेस कितनी है, मतलब मेन बीमारी क्या है, उसके अलावा क्या है, हार्ट मतलब वो हार्ट का मरीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, उसे डायबिटीज़ या इस तरह कोई इशू तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। ट्रीटमेंट पास, कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट पहले क्या लेता रहा, या और इसके अलावा कोई बीमारी थी तो उसका ट्रीटमेंट क्या लेता रहा, ये सारी चीज़ें। और इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास लेबॉर्ट्री जो है वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब लेबॉर्ट्री मेजरमेंट्स की बात करें तो ये डिफरेंट लेबॉर्ट्री मेजरमेंट्स आती हैं हमारे पास, ये नाम आपको पता होने चाहिए
क्योंकि ये आपसे वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं कि एग्जामिनर यानी कि आपसे पूछ सकता है कि TDM मतलब आप बात करते हैं तो कौन से लेबोरेटरी मेजरमेंट्स को हम अंडर दी हेडिंग ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग लेते हैं। तो उसमें हमारे पास कैलोरीमेट्री है। डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आप वो डेफिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो वो डेफिनेटली पढ़ लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के भी डिफरेंट और जो है वो उसके अंदर जो है वो कोर्सेज के अंदर पढ़ी है। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GLC, SPFC और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये सारे लेबोरेटरी मेजरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा नीचे अगर आ जाए तो थोड़ा सा RIA है, लाइजा है, मिट है। तो ये बेसिकली आप लोग ना सिर्फ इनके नाम आपको पता होने चाहिए, इनकी डिटेल्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। ठीक है, बिकॉज लेबोरेटरी मेजरमेंट और ये जो एसेस हैं और ये जो इनकी जो डिटेल्स हैं ये बेसिकली पैथोलॉजी के अंदर आती हैं, पैथोलॉजी के अंदर आती हैं या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। इधर सिर्फ आप लोगों को ये नाम पता होने चाहिए कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जब करते हैं तो उसमें लैब मेजरमेंट्स किन किन चीज़ों की होती है। कोई डिटेल पढ़ना चाह रहा है तो ही और शी इज़ वेलकम कि वो पढ़ें। और अगर आप लोगों को कोई ऐसी डिटेल मिलेगी जिसमें इनकी शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हो तो आप लोग ज़रूर क्लासरूम पे इधर शेयर भी करें ताकि सब लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम एडवांटेजेस। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास एडवांटेज क्या आता है। तो एडवांटेज हमारे पास 3-4 है। नंबर 1 है इसके साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग। डेफिनेटली हम साइड इफेक्ट को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, एक मरीज को अगर देखें, अगर खुदा खास्ता उसको हम कोई मेडिकेशन दे रहे हैं तो जो इनिशियल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होता है, नॉज़िया होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम साइड इफेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, डेफिनेटली शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे होगा जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का जब प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें मतलब आपको कोई ऐसा वो नहीं क्या कहते हैं, कोई मतलब कमी बेशी नहीं हो रही, कोई कोताही नहीं हो रही, प्रॉपर डोज जा रही है, प्रॉपर जो है लैब रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। तो डेफिनेटली जहाँ इन प्रॉपर काम पे अगर आपका 5 से 10 दिन का स्टे है वहाँ आपका 3 या 4 दिन का स्टे हो जाएगा। तो डेफिनेटली शॉर्ट स्टे की बात हम कर लेते हैं। बेटर डिजीज कंट्रोल है, डेफिनेट सी बात है। ओके, उसके बाद डोज एडजस्टमेंट डेफिनेटली हम कर रहे हैं। हमने आप लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा होगा, मल्टीपल डोज रेजिमेंट की बात पढ़ी होगी। डोज एडजस्टमेंट की, रीनल डोज की जो बात करते हैं एडजस्ट की जाती है, तो डोज एडजस्टमेंट होती है। डोजेस गाइडलाइन से आप लोग वाकिफ हैं, जैसे कि डिफरेंट डिजीज में हमने डिफरेंट गाइडलाइंस पढ़ी हैं। IDSA गाइडलाइंस है, नाइस की गाइडलाइंस है, BMJ की गाइडलाइंस है, डिफरेंट गाइडलाइंस है हमारे पास। ठीक है, तो डोजेस गाइडलाइन का फायदा ये होता है कि हमें जो है ना वो डिफरेंट यानी कि कंडीशंस में डिफरेंट वेट के साथ, डिफरेंट यानी कि वो सिविरिटी के साथ हमें जो है डिफरेंट डोजेस जो है वो गाइडलाइंस में मिलती हैं, तो उसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड डोज रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअलाइज्ड डोज रिक्वायरमेंट का ये मतलब होता है कि आपकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन की मैंने पहले बात की कि पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो हमारी वेरिएशन होती है। अब उस पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन क्या है कि एज का फ़र्क है, जेंडर का फ़र्क है, वेट का फ़र्क है, उसके अलावा उसकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन का फ़र्क है, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ का फ़र्क है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मतलब जो है वो आपको इंडिविजुअलाइज कर देती हैं। ठीक है, यानी कि यू कांट से कि आप पेशेंट ऑफ 30 इयर्स, ठीक है, एक 30 साल का पेशेंट है वो और दूसरा भी 30 साल का पेशेंट है, वो दोनों सेम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली सारी चीज़ें जो है वो वेरिएट करेंगी। तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। उसके बाद यूजफुलनेस ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, यानी कि ये सारी चीज़ जो है बेसिकली ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू, ड्रग यूटिलाइजेशन एवेलुएशन और TDM, ये तीनों चारों चीज़ें जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक बड़ा अच्छा रोल है इसमें। डॉक्टर्स जो है वो डेफिनेटली इतना डिटेल में मॉनिटर जो है वो नहीं करते। डॉक्टर्स जो है वो इतना डिटेल में मॉनिटर नहीं करते। हाउस ऑफिसर्स इस चीज़ को देख रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स इस चीज़ को देख रहे होते हैं, या नर्सेज जो है उस चीज़ को देख रहे होते हैं। लेकिन जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम है, बेसिक देखें, डॉक्टर्स फार्माकोकाइनेटिक्स को नहीं देखते, डॉक्टर्स फार्माकोकाइनेटिक्स को नहीं देखेंगे। डॉक्टर्स जो है आपने इसमें एक और जो टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास यूज़ हुई है कि जो है ना ये इंडिविजुअलाइज्ड डोज रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं जहाँ पर, और जहाँ पर हम डोज एडजस्टमेंट ठीक है वो कर लेते हैं, मतलब डेफिनेटली दे नो, बट फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो है उसमें रोल आता है। उसके अलावा TDM ऑफ सर्टेन ड्रग्स है, ये एज इट इज आपने इनको प्रिपेयर करना है, यानी कि जेंटामाइसिन, अमीकासिन, कार्बामेज़िपिन, इनकी हाफ लाइफ दी हुई है कि इनकी हाफ लाइफ क्या है, और उसके बाद थेरेपेटिक रेंज इनकी जो है वो IV में क्या है कि कितने माइक्रोग्राम पर ml जो होना चाहिए। लेट्स से
हम यहाँ पर बात करते हैं जेटाबाइसिन। तो जेटाबाइसिन की हाफ लाइफ क्या 2 आवर्स है, और इसकी जो थेरेपेटिक रेंज है वो क्या है 6 माइक्रोग्राम पर ml, और मतलब इसको जो है वो 6 to 8 इस तरह है। तो ये आप वैल्यूज आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, एज इट इज ये मतलब वैल्यूज जो आपसे आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह डायरेक्ट आपसे पूछे, लेकिन बाहर ये कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो ड्रग्स हैं इनकी डिटेल आपने आगे फार्माकोकाइनेटिक्स हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में इन ड्रग्स को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है स्टडी प्रोटोकॉल फॉर टीडीएम। अच्छा, स्टडी प्रोटोकॉल क्या है? अब टीडीएम डेफिनेटली देखें ना, हमने डीयूआर की बात की थी। डीयूआर में क्या था बेसिकली, हमारे पास हमने बात किया था कि डीयूआर 3 तरह का होता है। एक प्रोस्पेक्टिव होता है जो कि मतलब दवाई देने से पहले जब मतलब सब जा रहा है पेशेंट और उस वक्त होता है। एक कॉन्करेंट होता है जो चल रहा होता है तो हम यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं, ड्रग को रिव्यू कर रहे होते हैं। और एक रेट्रोस्पेक्टिव होता है कि जब पेशेंट या तो एक्सपायर हो गया या डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद हम उसको देख रहे होते हैं। तो इसके लिए भी प्रोटोकॉल है, एक हमारे पास एक तरीकेकार है कि किस तरह से इसको हम लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टडी प्रोटोकॉल फॉर टीडीएम, इसमें एक टाइटल ऑफ द स्टडी या प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइटल ऑफ द स्टडी आपका क्या है कि आप आखिर किस ड्रग का जो है वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं या किस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो वो आएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है कि रिसर्चर कौन है। रिसर्चर कौन है, हु इज डूइंग द रिसर्च। इसमें है जॉइंट चीफ इन्वेस्टिगेटर के मेन, कोई भी रिसर्चर हो सकता है, यानी कि एनीवन कैन डू हिज और हर रिसर्च। एमफिल की रिसर्च भी हो सकती है, पीएचडी की भी रिसर्च हो सकती है, हॉस्पिटल अपने किसी मतलब मकसद के लिए रिसर्च करवा सकता है। तो चीफ इन्वेस्टिगेटर वो होता है कि द पर्सन हु इज मेनली इन्वॉल्वड इन दिस रिसर्च, के वो जिसका प्रोजेक्ट है मेन, ठीक है। जॉइंट इन्वेस्टिगेटर होता है जो साथ में लोग जो होते हैं। जॉइंट और को इन्वेस्टिगेटर में यही होता है कि जो साथ में जो बाकी लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी उसको हेल्प जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल और रिसर्च फेलो जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्लेस ऑफ स्टडी की बात हम करते हैं कि डेफिनेटली हम किधर कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं जी टीडीएम, अच्छा जी हम आगा खान में कर रहे हैं, अच्छा जी हम लियाकत नेशनल में कर रहे हैं, हम जी किसी सीएमएच में कर रहे हैं, कहीं पे भी हम, तो प्लेस ऑफ स्टडी आप लिखेंगे। पेशेंट रिक्रूटमेंट प्लेस आप लिखेंगे कि पेशेंट डेफिनेटली देखना, आप अगर आगा खान में कर रहे हैं, ठीक है, तो आगा खान के किस वार्ड में पेशेंट है, तो पेशेंट रिक्रूटमेंट प्लेस, प्लेस से मुराद कि किस वार्ड में हुआ है। नीड फॉर टीडीएम स्टडी, क्या जरूरत थी टीडीएम स्टडी करने की, तो इसमें आप डेफिनेटली देखेंगे कि जी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली ड्रग थी, या कोई ऐसी ड्रग थी कि मतलब साइड इफेक्ट्स बहुत आ रहे थे, ड्रग इंफेक्शन आ रही थी, पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हालत में था, ये सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव फॉर स्टडी, ये नीड और ऑब्जेक्टिव दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, अब आपके पास क्राइटेरिया क्या होगा कि आप किस क्राइटेरिया के तहत पेशेंट्स को जो है वो करेंगे। तो इसमें हम ये ले सकते हैं कि जी वो पेशेंट्स जिनकी जो है ना वो रीनल टॉक्सिसिटी जिनको है, जो कि किसी न किसी रीनल डिजीज में इन्वॉल्व है, जो कि बड़े ही क्रॉनिक किसी कोमॉर्बिडिटी में है। लाइक एक पेशेंट है, वो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी मतलब उससे आया है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक हमारे पास पेशेंट है, वो एपिलेप्सी के साथ आया है, ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ है, और बड़ी उसकी मतलब जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हालत है, ठीक हो गया। लेकिन साथ ही में उसको क्रॉनिक जो है वो डायबिटीज भी है और या हाइपरटेंशन भी है, तो डेफिनेटली इसमें उसको जो है वो रीनल डोज एडजस्टमेंट चाहिए सारा कुछ। तो क्राइटेरिया हम इस तरह ले सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स हैं नंबर वन, या बहुत ज़्यादा जो छोटे पेशेंट्स हैं, इनको हम इसमें हम क्राइटेरिया में हम ले सकते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री, ऑब्वियसली क्या हिस्ट्री है उसकी, withdrawal of blood sample and storage, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ड्रग लेवल, क्लिनिकल पैरामीटर्स, ईसीजी, ईजी ऊपर बात हो गई, ठीक है। आपके पास ये सारे मतलब लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि जिस हॉस्पिटल में आप कर रहे हैं, जिस वार्ड में आप कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि वहाँ पर जो है वो ईसीजी पड़ा है, ईसीजी मशीन पड़ी है, ईजी की मशीन पड़ी है। उसके अलावा हमारे पास लैब के जो रिक्वायरमेंट्स है, पैथोलॉजी लैब कैसी है, सारा कुछ, ये सारी चीज़ उसमें देखनी है ताकि हमें उनके रिजल्ट्स जो है हमारे अच्छे हैं। उसके बाद रिपोर्ट प्रिपरेशन है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन है, ये सारी चीज़ें जब आप देख लेंगे, इसके बाद आप रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि यस वी आर सेटिस्फाइड कि जी इसका जो ट्रीट किया गया वो सही था, ये था वो था, जो भी मतलब आपकी रिपोर्ट आएगी। और उसके बाद क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन के फाइनल आप अपना रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर देंगे कि यस इट इज ओके जी। अच्छा, अब पेशेंट डाटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टीडीएम शायद आप लोगों को लेक्चर सुनते हुए थोड़ा सा ये थोड़ा सा ना मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि देखिए क्लास में जो सिनेरियो हो रहा होता है, क्लास में हम लोग जब लेक्चर ले रहे होते हैं तो डेफिनेटली कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता, मेरी जैसे आदत है, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि आप लोग क्वेश्चन कर लिया करें। तो यहाँ आपको हो सकता है थोड़ा सा ना यूज टू होते हुए ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये करें कि आप लोग ना सामने नोट्स, मैं आप लोगों को स्लाइड्स भेज दूँगा इसके,
और बाकी भी सब्जेक्ट्स का मैं ऐसे ही, तो मैनेजमेंट का भी ऐसे ही करूँगा कि नोट्स या स्लाइड्स मैं आपको भेज दिया करूँगा, आप स्लाइड सामने खोल के मेरा लेक्चर सुनेंगे, ठीक है, स्लाइड सामने रख के मेरा लेक्चर सुनेंगे, उस दौरान फिर आपको होगा, और जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछना है वो आप टिक कर लीजिएगा या उसको मार्क कर लीजिएगा और उसका क्वेश्चन जो फौरन आप गूगल क्लासरूम में कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा, देखिए मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में ही जो है वो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे मुल्क में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तरक्की है कि आज हम इस तरह से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तालीम जो है वो आप तक पहुँच रही है, तो इंशाल्लाह you people will be used to it, ठीक है। अच्छा, तो पेशेंट डाटा की हम बात करते हैं कि केस रिपोर्ट फॉर्म क्या होता है। इसको कॉन्फिडेंशियल इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है बेसिकली मतलब बाहर किसी को दिखाई नहीं जाती या बताई नहीं जाती, ये सिर्फ हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर तक रहने के लिए होती है। केस नंबर, ओपीडी इंडोर केस नंबर क्या है, नेम ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन कौन था जी, उसका पेशेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, एज, सेक्स, वेट वगैरह क्या है, डायग्नोसिस क्या डायग्नोज हुआ, केस हिस्ट्री क्या थी, पास्ट हिस्ट्री क्या था कि मतलब फैमिली हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ड्रग ट्रीटमेंट क्या चला, डोज, फ्रीक्वेंसी, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आ गया, रीज़न फॉर टीडीएम, टाइम ऑफ लास्ट टोकन, ये फलाना, तो ये सारी जो है मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, ये एक मेन पॉइंट ध्यान में रखें कि ये बेसिक ज़रूर है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर आप जो है वो एक पेशेंट की एफिकेसी को जज कर सकेंगे कि आया पेशेंट जो है वो ठीक हो रहा है या खुदा न खास्ता ज़्यादा उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। इसके बाद हमारे पास आता है जी डिजीज़ की, हमारे पास डिटेल आती है। अब डिजीज़ की डिटेल में हम क्या करेंगे, डिजीज़ की डिटेल में हमारे पास ये होगा कि नंबर 1 इज़ कंप्लेंट्स, डेट ऑफ फर्स्ट कंप्लेंट, कि आखिर मरीज को कंप्लेंट थी क्या, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि कोरोना वायरस का जो है वो डिजीज़ का है, ठीक है। तो पेशेंट कंप्लेंट क्या कर रहे हैं, पेशेंट कंप्लेंट ये कर रहे हैं कि जी उन्हें फ्लू है, उन्हें खांसी है, उनका सांस तंग हो रहा है और उन्हें हाई फीवर है, तो ये बेसिकली कंप्लेन है। फिर आगे के डेट ऑफ फर्स्ट कंप्लेन, अब जैसे देखिए ना कि वायरल है, तो वायरस क्या होता है कि इंक्यूबेशन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका 14 डेज का है। तो डेट ऑफ फर्स्ट कंप्लेन की फर्स्ट कंप्लेन आप देखी जाती है कि पहली कंप्लेन कब हुई और जब मरीज आया, लेट सपोज आज 19 तारीख है, ठीक है, आपको खुदा न खास्ता जो मतलब जो आपका जो पेशेंट है उसको 19 तारीख को पहली कंप्लेंट आई, ठीक है, पहली कंप्लेंट आई, लेकिन आपने उस चीज को इतना जो है वो नहीं सीरियस लिया, बट देन आफ्टर 2 डेज हालत ज्यादा बिगड़ गई, तो आप चले गए, आपने कहा जी ये हुआ, तो उस वक्त जब डॉक्टर पूछेगा कि जी पहली कंप्लेंट कब हुई, तो आप कहोगे जी मुझे 19 तारीख को फ्लू हुआ था, मुझे 19 को फ्लू हुआ था, 20 को मेरी खांसी शुरू हुई और आज मुझे बुखार भी हो गया। तो ये जरूरी है कि पता चले कि कब से सिवियरिटी जो है वो चल रही है या इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंच चुका है। तो डेट ऑफ लास्ट कंप्लेन के मतलब पहली कंप्लेन कब हुई और फिर लास्ट कब हुई, ये सारी चीज़ें आती हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशियल कंप्लेन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या थी इनिशियल कंप्लेन की, कि फ्लू ज़्यादा था, कम था क्या, उसकी सब वो सारी चीज़ें हैं जी। प्रेजेंटली अभी क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें। ड्यूरेशन क्या, मतलब ड्यूरेशन ये कि डिजीज ड्यूरेशन कि कितना ड्यूरेशन हो गया इस चीज़ को आपको, कि कितने अरसे से आप बीमार हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ये वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, एटियोलॉजी इसमें आ जाती है, इलनेस आ जाती है, कि इसके अलावा आपको खुदा क्या सारी चीज़ें, एनी रिलेशन विद अबव अनरिलेटेड, मतलब ये सारी चीज़ें एटियोलॉजी बात होगी। ट्रीटमेंट इमीडिएट पास्ट, ट्रीटमेंट ये है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट आपने क्या किया, जब आपको फ्लू हुआ तो आपने क्या लिया, डेफिनेटली आप कहेंगे जी मैंने जी एंटी एलर्जी ली, ठीक है। अच्छा, पास्ट में आप क्या करते रहे हैं, कि अगर आपको पहले फ्लू हुआ था तो आप क्या करते थे, कि मैं जी एंटी एलर्जी लेता था, कौन सी लेता था, वो आप नाम लिखवाएंगे। उसके बाद है डिसकंटिन्यूएशन विद रीजन। डिसकंटिन्यूएशन विद रीजन ये होता है कि इसमें दो चीज़ें हो सकती है। डिसकंटिन्यूएशन रीजन ये होता है कि आप एक एंटी एलर्जी लेते रहे हैं, वो मतलब इतनी इफेक्टिव नहीं थी, अब जो आपको फ्लू हुआ है दैट इज अ डिफरेंट वन, इसमें वो इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप एक एंटी एलर्जी ले रहे हैं, आपने इतनी ली कि आपको रेजिस्टेंस हो गया उससे, तो डेफिनेटली वो अब आपको फर्क नहीं देती, तो अब आप चेंज कर रहे हैं दवाई। इसी तरह प्रेजेंट ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं कि अब डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया उसको, डेट, ड्रग, डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन वगैरह सब, और ड्रग डोज लेने के बाद एडीआरस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल एडीआरस क्या हो सकते हैं, पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको ये चीज़ महसूस हो सकती है। उसके बाद फाइनल है कि इन्वेस्टिगेशन में आपके लैब रिपोर्ट्स के डेफिनेटली आप के जो है वो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे कोरोना वायरस का है तो हम मतलब उसको वायरस का टेस्ट करवाते हैं, तो वो 24 घंटे के बाद हमारे पास आ जाती है, डायग्नोज हो जाता है। इफ यू आर पॉजिटिव देन मतलब ये है कि वो आपका फर्दर वो आपका ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ा सा तेज कर दिया जाएगा। इफ यू आर नेगेटिव देन आपको जो है वो सिंपल जो है एलर्जी फ्लू और कफ के लिए उसके लिए ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि प्रेजेंट एक सिनेरियो से मैं आपको समझाने की कोशिश मैंने की कि इसमें जो डिजीज़ डिटेल को इस तरह से हम ले सकते हैं।
उसके बाद इंडक्शन फॉर टीडीएम है, ये बेसिकली फॉर्म हॉस्पिटल की तरफ से पेशेंट को दिया जाता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट की रूटीन, नॉन रिस्पॉन्डर और चेक कंप्लायंस वगैरह ये सारी चीज़ें रूटीन में ही होता है। इंडक्शन फॉर टीडीएम रूटीन ये है कि पेशेंट की रूटीन क्या है, सुबह से लेकर रात तक ड्रग्स लेने की रूटीन क्या है उसकी, ठीक है, उसके जो है खाने पीने की क्या रूटीन है, उसके आराम की क्या रूटीन है, उठने बैठने की क्या रूटीन है, ये सारी चीज़ें रूटीन में हम देखते हैं। नॉन रिस्पॉन्डर कि भाई नॉन रिस्पॉन्डर तो नहीं है, खुदा ना से ज़्यादा फर्स्ट तो नहीं क्रिएट कर रहा, डोज लेने में तंग तो नहीं कर रहा, डाइट लेने में तंग तो नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है चेक कंप्लायंस, फिर इस बुनियाद पर हम देखते हैं कि कंप्लायंस जो है वो क्या आ रही है हमारे पास। उसके बाद टॉक्सिसिटी, खुदा ना से टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही। ड्रग इंटरेक्शन को हम देखते हैं, अगर फीमेल पेशेंट है और प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली उसका भी वो हमें देखना पड़ता है, अलग सिलसिला है उसका। उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में अगर कोई मसला आ जाए तो डेफिनेटली हम उसकी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं। एनी अदर में यही आएगा कि उसका कोई और ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं। डेट और सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन आते हैं। अप्रूवल ऑफ एथिक्स कमेटी आती है, डेफिनेटली इसमें एथिक्स कमेटी जो इन्वॉल्व होती है, हर बड़े अस्पताल की एक एथिकल कमेटी होती है जो कि बेसिकली आपको स्टडी करने के लिए अलाउ करती है। ये पहले भी क्लास में काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है एथिकल रिव्यू बोर्ड के बारे में। उसके बाद पेशेंट कंसेंट फॉर्म है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में किया जाता है, या लैंग्वेज ऑफ पेशेंट जो है ना उसमें किया जाता है। कंसेंट फॉर्म होता है, देखिए कुछ मरीज होते हैं जैसे आप और मैं पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग तो इंग्लिश में फिल कर लेंगे, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको उर्दू में किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी इलाके हैं कि लोग उर्दू भी नहीं समझ सकते, या तो पश्तो समझते हैं या कश्मीरी ज़बान समझते हैं या बलोची या कुछ, या बहुत ज़्यादा ऐसे पंजाबी भी हैं जो नहीं समझते पंजाबी, तो उस लोकल ज़बान में भी क्वेश्चन तैयार किया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को फिल कराने का तरीका यूँ होता है कंसेंट फॉर्म को, कि बेसिकली पेशेंट तो इसको नहीं पढ़ता, इसको पढ़ने वाला तो फार्मासिस्ट ही होता है। फार्मासिस्ट पढ़ के सुनाता है कि ये ऐसा ऐसा है, इसमें हम यही चीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप आपकी रजामंदी चाह रहे हैं कि क्या आप राजी हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो उसमें होता है कि कंसेंट हम साइन करा देते हैं, साथ में जो उसके विटनेस होता है, विटनेस कौन होते हैं, विटनेस में आपके पास उसके अटेंडेंट्स होंगे, कोई भी हो सकता है, मतलब किसी का मियाँ, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का भाई, कोई भी हो सकता है, वो इस पे साइन कर देता है। लास्ट में कंक्लूजन है जी, कंक्लूड हम ये करेंगे कि टीडीएम जो है ना वो हमारे पास इफेक्टिव पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इन दी एंड वी मस्ट से कि बड़ा ज़रूरी है। लीड टू दी ऑप्टिमाइजिंग फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ठीक है जी, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ड्रग रिलेटेड टॉक्सिसिटी और रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे है, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशन है, डिक्रीज साइड इफेक्ट है, और रिलायबल है, वैल्यूएबल और एफिशिएंट टूल ऑफ पेशेंट जो है ना कंप्लायंस की बात है। तो ये कंक्लूजन इसमें ये है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, हट के है थोड़ा सा। लेकिन जिन लोगों ने ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू और ड्रग यूटिलाइजेशन एवेलुएशन का टॉपिक मेरा लेक्चर मेरे जो है वो अटेंड किए हैं, उन लोगों को इसको समझने में इतना इशू नहीं होगा। तो अब ये है कि ये एक इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर था, इसकी स्लाइड्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड वो आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इस पर जो है फर्दर वो देखेंगे। और अब 10 ड्रग्स हैं जो कि जिनकी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो हमने देखनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हर 10 ड्रग की हम क्या देखेंगे, हर ड्रग की हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि वो एब्जॉर्ब कहाँ हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रही है, मेटाबॉलिज्म उसकी क्या है और उसकी एक्सक्रीशन वगैरह या एलिमिनेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है। तो सिंपली एक एक दो दो पैराग्राफ के अंदर हर ड्रग को हमने किया हुआ है, तो मैंने उसकी भी पीडीएफ जो है ना वो मैंने बनाए हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करने से पहले मैं आप लोगों को वो भी मैं भेज दूंगा, ताकि वो आप लोगों के सामने पढ़े हों, तो हम जो है उसको देख कर हम पढ़ें, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो समझने में और मुझे भी जो है वो समझाने में आसानी हो। मतलब मुझे समझाने में है कि मैं तो आप लोगों को इसी तरह वीडियो शेयर कर दूंगा, और थोड़ी सी मुश्किल होगी, आई कैन एश्योर यू कि शुरू में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली, लेकिन ये है कि यू पीपल विल यूज टू इट, और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। तो अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें जी, आजकल जो है कोरोना वायरस का इशू बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने से अवॉइड करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।